जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे भाई अच्छे ही रहना है, स्वस्थ ही रहना है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग हिस्ट्री के क्लास चला रहे हैं, पर डे वीडियो अपलोड होते रहती है। कभी कभी हो जाते हैं 1-2 दिन बीच करके कुछ कारणवश, ठीक है। तो आज हम लोग जो जानेंगे महाजनपद, जो 16 जनपद थे, महाजनपद काल को आज पूरी कंप्लीट जानेंगे। इस वीडियो में कंप्लीट उन महाजनपद काल के बारे में जानेंगे। 16 महाजनपद की राजधानी वगैरह जितनी भी है वो सारे कुछ इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे, कंप्लीट आज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक ही चीज़ मेरे को चाहिए, आप लोगों की सपोर्ट, और वो सपोर्ट मिलेगी आपकी एक लाइक से और वीडियो शेयर से। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट दे दें, क्योंकि ये चैनल आपके बिना नहीं चल सकती, आपके सपोर्ट के बिना बिल्कुल नहीं जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग जितना हो सके इस चैनल को सपोर्ट करें अभी, क्योंकि आपके सपोर्ट के बदौलत ही मैं कुछ आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, और भी ज़्यादा बेहतर आपके सपोर्ट के द्वारा ही किया जा सकता है। वरना मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं कर पाऊँ कुछ भी बिना आप लोगों के सपोर्ट के, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है वो है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जो बौद्ध ग्रंथ है और ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारतीय इतिहास में 16 महाजनपदों का विवरण जो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलते हैं। ये जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का विवरण मिलता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये यूपीपीसीएस 2008 का और बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन पूछा। मैंने हर वीडियो में बताया है, बार बार बताया है कि ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, और आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि इससे आपके पता चल रहा है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके कंप्लीट भी होते जा रहे हैं, सिलेबस भी खत्म हो रहे हैं इसके माध्यम से। तो आप लोग ज़रूर सारे वीडियो देखें, इस वीडियो को देखें और इस चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करें भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है कि किस जैन धर्म में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है जो बौद्ध सूची में थोड़ी भिन्न है। आपके किस जैन धर्म में, जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है जो बौद्ध सूची से थोड़ी भिन्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके भगवती सूत्र। जैन धर्म में मैंने बताया कि भगवती सूत्र में मिलती है, और बौद्ध ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय द्वारा मिलती है 16 महाजनपदों का, ठीक है। आपके जैन धर्म में भगवती सूत्रों में जो है 16 महाजनपदों की सूची दी गई है, लेकिन कुछ जो नाम है जैसे बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय से अलग हैं, कुछ नाम अलग हैं, ठीक है। आगे है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। जो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ है वो किस शताब्दी में हुआ था। तो ये आपके मगध साम्राज्य का उत्कर्ष आपके ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था, ठीक है। बी आंसर सही हो जाएगा इसका। मगध साम्राज्य का जो वास्तविक उत्कर्ष है वो 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में हुआ था, और ये किनके काल में हुआ था। बिंबिसार के काल में हुआ था, हर्यक वंश में, जो हर्यक वंश के थे, ये बिंबिसार के काल में हुआ था, ठीक है, 6ठी शताब्दी में। आगे देखते हैं।
आगे है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ स्थित है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ स्थित है। तो उत्तरी पंचाल की जो राजधानी है वो है ही छत्र, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा अटपटा है लेकिन ठीक है। पंचाल महाजनपद को दो भागों में बांटा गया था। पहला तो उत्तरी पंचाल की राजधानी जो आपके छत्र से, जो आधुनिक आपके बरेली के पास है। आधुनिक की बात करें तो अभी बरेली के पास है। और दक्षिणी पंचाल की राजधानी जो थी वो थी आपकी क्या बोलते हैं, काम्पिल्य थी। जो दक्षिणी राजधानी थी 16 महाजनपदों को दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी जी वो काम्पिल्य थी। ठीक है, आगे है गोदावरी नदी के तट पर स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित एकमात्र कौन सा जनपद है। कौन सा जनपद है जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। तो वो था आपके अस्मक जो था वो दक्षिण भारत में स्थित है। एकमात्र जनपद था जो गोदावरी नदी के किनारे, जो आधुनिक की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र में बसा था। वो गोदावरी नदी के किनारे बसा था और इसकी राजधानी जो थी वो पोतली थी। इसकी जो राजधानी थी पोतली थी। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो कौन सा शक्तिशाली राज्य था, वो था मगध साम्राज्य। मगध राज्य जो था वो 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। ठीक है, आगे कि मगध के किस प्रारंभिक शासन ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। मगध के किस प्रारंभिक शासन ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और स्वयं इसी कारणवश से उसके पुत्र द्वारा इसे भी मारा गया। यो कौन सा था शासक, प्रथम शासक कौन सा था। तो प्रथम शासक जो था वो अजातशत्रु था। अजातशत्रु मगध की गद्दी पाने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है और बाद में अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र जो उदयन ने कर दी। इसलिए इसी कारण हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंसा वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि अजातशत्रु जो था वो मगध पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और इसके अजातशत्रु के बेटे उदयन ने भी इसकी हत्या कर दी, इसलिए पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र, तो विश्व का जो पहला गणतंत्र था वो लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। लिच्छवी वजीर संघ की राजधानी वैशाली में लिच्छवी ने विश्व का पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक स्थापित किया था, जहां राजा का चुनाव जनता या प्रतिनिधि द्वारा होता था। ठीक है, आगे मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो मगध राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो ग्रीवरज थी या राजगिरी, ग्रीवरज या राजगिरी बोलते हैं।
ये थी। मगध की सबसे पहली और सुनिश्चित राजधानी यही थी। कौन थी? राजगिरी या गिरिवज थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना कर दी और वहीं पर अपना राजधानी बना लिया था, लेकिन पहली जो राजधानी थी वो राजगिरी थी। ठीक है, आगे कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किस शासक के द्वारा पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? उदयन के द्वारा। मैंने अभी बताया, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था। ठीक है, हरेक वंश का जो राजा था उदयन, गंगा और अशोक नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाया और मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो आपके राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, किसने? हरेक वंश के कौन राजा थे? उदयन ने। आगे मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके द्वारा किसके शासन में हुआ था? मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार आपकी शिशुनाग वंश के शासनकाल में हुआ था। शिशुनाग वंश के संस्थापक जो थे वो शिशुनाग ने अवंती के जो मालवा के राजा को हराकर अवंती को मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। ठीक है, आगे राजा प्रधोत किस महाजनपद के शासक थे? राजा प्रधोत किस महाजनपद के शासक थे? अवंती के शासक थे। चंड प्रधोत अवंती महाजनपद की प्रतापी राजा थे। जब वे पीलिया रोग से ग्रसित हुए तब मगध के राजा बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को इलाज के लिए भेजा था। ठीक है, अपने राजवैद्य को भेजा था जो जिसका नाम था जीवक, उसे इलाज के लिए भेजा था। आगे की प्रसिद्ध जीवक किसके दरबार से संबंधित था? जीवक अभी मैंने बताया कि बिंबिसार के राज्य वैद्य था जिसका नाम जीवक था। तो ये जीवक किससे था? बिंबिसार का राज्य वैद्य था। जीवक आपके एंशियंट हिस्ट्री के विख्यात आयुर्वेदाचार्य और राजवैद्य एक थे प्राचीन भारत के, जो मगध सम्राट बिंबिसार के राज्य दरबार में राज्य वैद्य थे। ठीक है, जो मगध सम्राट के क्या थे? एक राज्य दरबार में राज्य वैद्य थे और इन्होंने भगवान बुद्ध की भी चिकित्सा की थी। इन्होंने जो जीवक थे इन्होंने भगवान बुद्ध की भी चिकित्सा की थी। ठीक है, आगे प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो ये है अर्धचंद्राकार। जो आपके अर्धचंद्राकार। ठीक है, कोसल जो था, कोसल महाजनपद की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती के पुरातात्विक अवशेषों महत की खुदाई से पता चलता है कि यह एक प्राचीन नगर का आकार जो था वो अर्धचंद्राकार यानी सेमी सर्कुलर था। ठीक है, आगे उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? अवंतिका। आपके मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था ये अवंती कहा जाता था। आपके प्राचीन काल में जो उत्तरी अवंती महाजनपदों की
प्रसिद्ध राजधानी थी। ये उत्तरी अवंती जनपद जो थे उनकी प्रसिद्ध राजधानी थी। ठीक है, और ये कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है, उज्जैन। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों की सही सूची प्रस्तुत करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों की सही सूची प्रस्तुत करता है? ये करता है अंगुत्तर निकाय। मैंने बताया ना कि अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म की है। ठीक है, आगे, आगे है कि मगध के नंद वंश का संस्थापक कौन था? मगध के नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। महापद्म नंदा जो था नंद वंश का संस्थापक था। शिशुनाग वंश का अंत करके महापद्मनंदा मगध पर नंद वंश की स्थापना करता है। ये नंद वंश जो था महाजनपद जो था वो शिशुनाग वंश की अंत करके यहाँ पर मगध पर नंद वंश की स्थापना करता है। इतिहास में इसे लिख देता हूँ मैं। इतिहास में इसे सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला और एकराट की उपाधि दी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। गोदावरी घाटी के अस्मक महाजनपद की राजधानी क्या थी? गोदावरी घाटी के अस्मक महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो उनकी मैंने बताया पोतन पोतली थी। पोतन या पोतली थी। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित अस्मयक जनपद की जो राजधानी को पुराणों में बौद्ध ग्रंथों में पोतन या पोतली या बोधन भी कहा जाता था। ठीक है, बोधन भी कहा जाता था। आगे, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये थी चेदी की राजधानी थी। आधुनिक जो बुंदेलखंड है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो सीमा क्षेत्र है, ये चेदी वहीं स्थित है। आधुनिक बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा क्षेत्र में स्थित है ये चेदी। महाजनपदों की राजधानी जो थी सुक्तिमती थी। महाभारत का यह प्रसिद्ध पात्र शिशुपाल भी यही का राजा था। जो महाभारत का प्रसिद्ध राजा था, प्रसिद्ध पात्र शिशुपाल था जो, वो यहीं का राजा था, बुंदेलखंड का। ठीक है, आगे देखते हैं। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग की। बिहार के आधुनिक जो भागलपुर है अभी और मुंगेर है, इन जिलों के क्षेत्र में अंग महाजनपद विस्तृत था। आपके भागलपुर और मुंगेर के जिलों के क्षेत्र में ये जो अंग है वो अंग महाजनपद विस्तृत था और इसकी राजधानी चंपा थी, जो प्राचीन काल में अभी व्यापार और नौवहन का एक बड़ा केंद्र है। ठीक है, आगे। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत का निम्नलिखित राजवंश में किस वंश में से किस एक का शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो ये था नंद का था। जब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तब मगध की गद्दी पर कौन बैठा था? नंदवंश का अंतिम क्रूर शासक कौन था? घनानंद शासन कर रहा था। ठीक है, घनानंद शासन था, अंतिम शासक जो था।
ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के किनारे स्थित था। कौन सा जनपद था जो यमुना नदी के किनारे स्थित था। तो यमुना नदी के जो किनारे स्थित था वो महाजनपद था वत्स। वत्स जो महाजनपद था वो यमुना नदी के किनारे स्थित था। वत्स जो अभी आधुनिक की बात करें तो इलाहाबाद जो यानी प्रयागराज के आसपास ये केंद्रित है वत्स। और यह यमुना नदी के तट पर स्थित था और इसकी राजधानी जो थी वो थी कौशाम्बी थी। ठीक है, कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। ठीक है, आगे महाजनपद युग के दौरान मथुरा किस महाजनपद की राजधानी है। महाजनपद युग के दौरान मथुरा किस महाजनपद की राजधानी है। तो यह है सुरसेन। उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी और यह यदु यानी यादव वंश का भी यहाँ पर शासन था आपके। ठीक है, आगे यूनानी लेखकों द्वारा किस नंद राजा को अग्रमीज या जिंद्रमिज कहा गया है। यूनानी लेखकों द्वारा किस नंद राजा को अग्रमिज या जिंद्रमिज कहा गया है। तो ये कहा गया घनानंद को। यूनानी इतिहासकारों ने घनानंद की अपार संपत्ति और विशाल सेना को देखकर उसे अपनी किताबों में अग्रमिज नाम से पुकारा था। ठीक है, आगे विराटनगर किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी। विराटनगर किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी। मत्स्य महाजनपद जो राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर क्षेत्र में फैला हुआ था और इसकी राजधानी विराटनगर यानी आधुनिक जो वैराट है वहाँ पर थी, जहाँ पांडवों ने अपनी अज्ञातवास बिताया था। ठीक है, आगे महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था। महाजनपद में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था। तो उसे कहा जाता था श्रेष्ठीन। व्यापारियों और शिल्पकारों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था और इन श्रेणियों के प्रधान या प्रमुख व्यक्ति को श्रेष्ठीन या जेठक भी कहा जाता था। आपके जेठक भी कहा जाता था। व्यापारियों और शिल्पकारियों के संगठन के श्रेणी कहा जाता था और इन श्रेणियों के प्रधान को यानी प्रमुख को श्रेष्ठीन या जेठक भी कहा जाता था। ठीक है, आगे प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण का संबंध किस काल से है। प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण का संबंध किस काल से है। यह महाजनपद काल से। भारत में प्रथम शहरीकरण सिंधु नदी घाटी के दौरान हुआ था। प्रथम जो शहरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हुआ था। इसके लगभग 10,000 वर्ष बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी महाजनपद काल में लोहे के व्यापक उपकरणों के कारण गंगा नदी में द्वितीय शहरीकरण की भी शुरुआत हुई थी। ठीक है, कब 10,000 वर्ष बाद 6ठी ईसा पूर्व में महाजनपद काल जब आई तो महाजनपद काल में लोहे के व्यापक उपयोग के कारण गंगा नदी में द्वितीय शहरीकरण की शुरुआत भी हुई थी। ठीक है, आगे
गांधार गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी, जो प्राचीन काल में विद्या एवं व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र है? तो इसकी जो थी तक्षशिला थी, तक्षशिला। गांधार महाजनपद आधुनिक पाकिस्तान के आपके रावलपिंडी और पेशावर क्षेत्र में स्थित है। इसकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी, जो अपने प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के लिए दुनिया भर में मशहूर थी, फेमस थी। ठीक है, आगे। कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? हाटक या रायपुर? हाटक या राजपुर? कंबोज महाजनपद भारत के उत्तर पश्चिम, जो अभी आधुनिक में हिंदू कुश क्षेत्र या राजौरी में स्थित था। इसकी जो राजधानी थी वो हाटक या राजपुर थी। यह जनपद अपने बेहतरीन नस्ले के घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। ये जो जनपद थे वो बेहतरीन नस्ल के घोड़े के लिए प्रसिद्ध थे। आगे। महाजनपद काल में कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? महाजनपद काल में कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? यह वत्स की थी, वत्स की। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है। बुद्ध के समय यहाँ का जो राजा था उदयन, जो पौरव वंश का था, जो बाद में प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध भी बन गया था। ठीक है, उदयन। आगे। राजा प्रसेनजीत किस महाजनपद के राजा थे और वे महात्मा बुद्ध के समकालीन थे? राजा प्रसेनजीत किस महाजनपद के राजा थे और वे महात्मा बुद्ध के समकालीन थे? किस राजा के? तो वो थे कौशल के राजा के। कौशल के राजा प्रसेनजीत जो कौशल महाजनपद के राजा थे, उनकी बहन जो थी आपके, उनका नाम था महाकोशला। महाकोशला का विवाह मगध के राजा जो बिम्बिसार से हुआ था, जिसमें काशी का क्षेत्र दहेज में भी दिया गया था। दहेज में काशी का क्षेत्र दिया गया था। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से कौन से दो महाजनपद गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाले हैं? निम्नलिखित में से दो महाजनपद गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाले थे, कौन कौन थे? ये वज्जी और मल थे। वज्जी और मल। सी, वज्जी और मल। 16 महाजनपदों में से 14 में राजतंत्र था, जबकि वज्जी जो 8 राज्यों का संघ था और मल्लव जो देवरिया उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, में गणतंत्रात्मक और संघात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, आगे। 14 में राजतंत्रात्मक थी, यही दो जो गणतंत्रात्मक और संघात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, आगे। मल महाजनपद की दो राजधानियाँ कौन सी थी? जो मल महाजनपद थे उनकी दो राजधानियाँ कौन सी थी? कुशीनारा और पावा थी। कुशीनारा और पावा। मल गणराज्य के दो प्रमुख भाग थे। एक थी आपकी राजधानी कुशीनारा, जहाँ बौद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, और दूसरा भाग जो थी वो राजधानी वहाँ थी पावा, जहाँ महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक लंबा युद्ध चला था? मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ
16 वर्षों तक लंबा युद्ध चला था। तो ये चला था लिच्छवी वज्जी संकेत। अजातशत्रु ने अपनी कूटनीति मंत्री उनकर जो थे वस्कार की मदद से वज्जी संघ में फूट डाल दी। और फिर बाद में 2 नए सैन्य हथियार, एक की थी रथमुसल, गदा वाला रथ जो था, जिसे गदा वाला रथ कहा जाता था, रथमुसल थी। और दूसरी थी महाशिला कंटक, जो पत्थर फेंकने वाला मशीन था। और इनका प्रयोग करके वैशाली के लिच्छवियों को हराया था। ये 2 आपके हथियारों का प्रयोग करके। ठीक है, आगे देखते। कुरु महाजनपद जो आधुनिक दिल्ली मेरठ राज्य में स्थित था, कि उसकी राजधानी कहाँ थी? कुरु महाजनपद जो आधुनिक दिल्ली मेरठ राज्य में स्थित था, उसकी राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु महाजनपद का क्षेत्र आधुनिक जो दिल्ली और मेरठ और हरियाणा का भाग था, इसकी प्रसिद्ध जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी, जिसका वर्णन महाभारत में भी मिलता है। ठीक है, आगे। नंदवंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन किया गया था? नंदवंश के बाद आपके मौर्य वंश का आया था, मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश की अंतिम शासक जो घनानंद था, उसकी हत्या करा दी। और हत्या कर मगध पर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है, किसने नींव डाली? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे। बुद्ध के समय का परिसर नगर वाराणसी किस महाजनपद की राजधानी थी? बुद्ध के समय का प्रसिद्ध नगर वाराणसी किस महाजनपद की राजधानी थी? किस महाजनपद की? काशी महाजनपद की। ठीक है, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी में थी, जो वरुण और असी नदियों के बीच बसी होने के कारण वाराणसी कहलाई। यह सूती कपड़ों और शिक्षा के लिए भी प्राचीन काल में विख्यात था। वाराणसी सूती कपड़ों और शिक्षा के लिए भी प्राचीन काल में विख्यात था, प्रसिद्ध था। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में सिंधु नदी के पूर्व में स्थित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में सिंधु नदी के पूर्व में स्थित नहीं था? तो अवंती नहीं था। गंधार और कंबोज भारत के आपके सुदूर उत्तरी पश्चिम जो वर्तमान में पाकिस्तान या अफगानिस्तान के सीमा पे स्थित है, जबकि अवंती भारत के मध्य भाग यानी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, अवंती मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, आगे। महाजनपद काल में कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? जो कर वसूलते थे महाजनपद काल में, उन अधिकारियों को क्या कहा जाता था? भागदुग या भागलिक। महाजनपद काल में राजा नियमित कर वसूलने लगे थे। ठीक है, महाजनपद जब काल आई तो राजा नियमित वसूल करने लगे थे। फसलों के लगभग उपजाऊ का 1/6 भाग कर लेने लगे थे, और इसे इकट्ठा करने वाले अधिकारी को आपके भागदुग या भागलिक कहा जाता था। महाजनपद काल में आपके नियमित रूप से राजा कर वसूलने लगते थे, जो लगभग फसल पर उपज का 1/6
भाग लेते थे, 1/6 भाग कर लेते थे, और इसे जो इकट्ठा करता था अधिकारी, उसे भागदूद या भागलिक कहा जाता था। ठीक है, आगे। प्राचीन काल में बिहार राज्य के अंतर्गत कुल कितने महाजनपद आते हैं? प्राचीन काल के कुल 3 महाजनपद आते हैं। 3, कुल 16 महाजनपदों में 3 आधुनिक बिहार राज्य में भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हैं। पहला मगध, पटना और गया के क्षेत्र में जो होते थे। दूसरा अंग, तीसरा जो वजी था, वजी जो वैशाली और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र था। अंग जो आपके भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र था। ठीक है, आगे। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के जो वंश का नाम था वो था हर्यक, हर्यक वंश, हर्यक वंश। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु जो था आपकी बिंबिसार का पुत्र था, और उसका संबंध जो था हर्यक वंश से था। इस वंश का जो बौद्ध ग्रंथ में पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने गद्दी के लिए अपने पिता की हत्या करते थे। ठीक है, आगे। चेदी महाजनपद के राजा शिशुपाल का वध भगवान कृष्ण द्वारा किया गया था। वर्तमान में यह क्षेत्र भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये बुंदेलखंड में स्थित है। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में स्थित है। प्राचीन जो चेदी है वो प्राचीन चेदी महाजनपद जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित बुंदेलखंड क्षेत्र में विस्तृत है, स्थित है। इसकी जो राजधानी है सुक्तिमती यानी सुक्तिमती थी। ठीक है, आगे। आगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी किसे कहा जाता था? अग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी किसे कहा जाता था? महापद्मनंदा को, महापद्मनंदा को। पाली ग्रंथ में नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंदा को उग्रसेन कहा जाता था, क्योंकि उसके पास एक ऐसा अत्यंत विशाल और भयानक सेना थी जिसमें हाथियाँ और रथे की संख्या बहुत अधिक थी, बहुत अधिक थी। ठीक है, आगे। महाजनपद काल में वली या बली शब्द से क्या तात्पर्य था? वली या बली शब्द से क्या तात्पर्य था? एक प्रकार की स्वैच्छिक या अनिवार्य कर था। एक प्रकार की यह स्वैच्छिक या अनिवार्य कर था। महाजनपद काल में बली या भाग राजा को दिया जाने वाला कर था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में यह स्वेच्छा से दिया जाता था, लेकिन महाजनपद काल में यह अनिवार्य कर दिया गया, जो आमतौर पर उपज का 1/6 था। ठीक है, 1/6 हिस्सा था। ठीक है, कर ले जाने लगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद अपने सबसे बेहतरीन कबलों और घोड़ों के व्यापार के लिए विख्यात था? तो ये था कंबोज। कंबोज सुदूर उत्तर पश्चिम में स्थित कंबोज महाजनपद अपने उत्तम नस्ल के घोड़े और बेहतरीन कंबलों के व्यापार के लिए प्राचीन काल में बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध था आपका। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यहाँ के लोगों को जो कहा गया था वो कहा गया था वार्ता शास्त्रोपजीवी। लिख देता हूँ मैं, वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा गया था। पजीवी वी है। ठीक है, पजीवी कहा गया था। ठीक है, आगे। अवंती महाजनपद की 2 राजधानियाँ थी। उत्तरी अवंती
की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी कहाँ थी? अच्छा अच्छा अच्छा, ये पूछ रहा है कि अवंती महाजनपद की दो राजधानी थी। उत्तरी अवंती की राजधानी थी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन में बताया था कि जो ये थी आपकी महिष्मती थी, दक्षिणी की महिष्मती होगा ये। अवंती महाजनपद को विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में दो भागों में बांटा गया था। उत्तरी भाग की राजधानी जो उज्जैनी और दक्षिणी भाग की जो राजधानी थी महिष्मती, जो आधुनिक महेश्वर के नाम से जाना जाता है, वहाँ थी। ठीक है, आगे। कौशाम्बी जो वत्स महाजनपद की राजधानी थी, वह किन दो प्रसिद्ध व्यापारिक मार्गों के चेहरों पर स्थित थी? व्यापारिक मार्गों के चौराहे पर स्थित थी। तो ये स्थित थी आपके उत्तरापथ और दक्षिणी पथ, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। कौशाम्बी जो प्रयागराज के पास है, प्राचीन भारत में दो बड़े व्यापारिक मार्ग थे। पहला था ये आपके उत्तरापथ जो उत्तर पश्चिम से पूर्व तक थी, और दक्षिणापथ जो थी उसके उत्तर से दक्षिण भारत तक थी। ठीक है, इन दोनों के मिलने बिंदु पर आपके स्थित थी। व्यापारिक मार्ग उत्तर पथ और दक्षिण पथ के मिलने वाले बिंदु पर स्थित थी, जिससे यह आपके समृद्ध व्यापारिक केंद्र बना था। ठीक है, कौशाम्बी। आगे, वजी संकुल कितने गणराज्यों या कुलों का एक शक्तिशाली संगठन है? वजी संकुल कितने गणराज्यों या कुलों का एक शक्तिशाली संगठन था? तो ये 8 कुलों या शक्तिशाली संगठन था। ठीक है, 8 कुलों का। वजी 8 कुलों का था, जिसे अष्टकुलिक भी कहा जाता है, अष्टकुलिक भी कहा जाता है, जिसमें आपके है लिच्छवी, विदेह, गायत्रिक और वजी सबसे जो प्रमुख थे। और इसकी जो राजधानी थी वो थी वैशाली, इसकी राजधानी वैशाली थी। आगे, पंचाल महाजनपद के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध नगर कन्याकुब्ज को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? कन्याकुब्ज को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है कन्नौज से, कन्नौज। प्राचीन काल का कन्याकुब्ज वर्तमान उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर है, जो आपके पंचाल महाजनपद का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और समृद्ध नगर भी था। बाद में आपके कालों में हर्षवर्धन के समय में यह पूरे उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र बन गया था। ठीक है, आगे, मगध साम्राज्य के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में श्रैणिक और जैन ग्रंथों में भी इसी नाम से पुकारा गया है? मगध साम्राज्य के किस शासक को? बिंबिसार को, बिंबिसार को। मगध साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक बिंबिसागर, तो बिंबिसागर को इतिहास और प्राचीन ग्रंथों में श्रैणिक कहा जाता था, क्योंकि यह नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला पहला भारतीय राजा माना जाता। यह पहला भारतीय राजा था जो नियमित और अस्थायी सेना रखता था। ठीक है, तो आज की आपकी महाजनपद काल की भी समाप्ति हुई, यानी आज की भी क्लास समाप्त हुआ। तो आप लोगों को एक काम करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इस चैनल को जितना हो सके भाई थोड़ा सपोर्ट कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ बहुत बेहतर सोच रहा हूँ करने को,
जो आपके बिना सपोर्ट के नहीं हो पाएगी। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दें। और लगातार मैं जितने भी सीरीज चला रहा हूँ यूट्यूब पर सबकी प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास कर सकते हो, पूरे देख सकते हो। पॉलिटी की भी चल रही है, हिस्ट्री की तो चल ही रही है, दोनों आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त हुई, मिलते हैं अगले क्लास में। सबको जय हिंद, जय भारत।